डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के वित्तीय बाजार परिचालन एफएमओ के अंतर्गत सार्वजनिक निर्गमन का विपणन यानी पब्लिक इश्यू का मार्केटिंग, दूसरे शब्दों में मार्केटिंग फॉर पब्लिक इश्यू। पहले यह समझाया गया पिछले वीडियो में कि सार्वजनिक निर्गमन होता क्या है। तो कोई भी कंपनी जब अंश जारी करती है तो अंश जारी करते वक्त वह अंश जब जनता के लिए सार्वजनिक तौर पर खोले जाते हैं, जनता को आमंत्रित किए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहें कि उन अंशों के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक निर्गमन कहा जाता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सार्वजनिक निर्गमन की मार्केटिंग क्या होती है या सार्वजनिक निर्गमन का विपणन क्या होता है। तो जब निर्गमन की जाने वाली प्रतिभूतियां विनियोक्ताओं द्वारा शीघ्र ही क्रय कर ली जाती है, यानी जिस दिन इश्यू ओपन हुआ उसी सेम डे या अगले दिन या अगले 2-3 दिनों में जल्द से जल्द यदि प्रतिभूतियां बिक जाती हैं, तो यह समझा जाता है कि प्रतिभूतियों की विपणनशीलता अधिक है, यानी आपने जो मार्केटिंग प्रोसेस अपनाया है वो पावरफुल है। यदि इसके विपरीत कंपनी को पूंजी प्राप्त करने में देरी होती है या बहुत समय लगता है, तो ये कहा जाएगा कि आपकी विपणनशीलता कमज़ोर है या विपणनशीलता आपकी फेल हो रही है। तो मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा सा ये लगाया जाता है कि जो प्रतिभूतियाँ मार्केट में बिकने के लिए आई है, यदि आपने उसको समय पे बेच दिया तो मार्केटिंग अच्छी होगी। यदि समय पे नहीं बिक रही है या बेचने में परेशानी हो रही है, तो आपकी विपणनशीलता कमज़ोर कहलाएगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि विपणनशीलता होती क्या है। तो हमने ये समझाने की कोशिश की है कि विपणनशीलता 2 प्रकार की होती है। नंबर एक नई प्रवर्तित कंपनियों द्वारा निर्गमन। नई प्रवर्तित कंपनियां कौन सी? जो पहली बार इश्यू कर रही है या नई आई है, उनके लिए जब मार्केटिंग करनी होती है तो सबसे पहले नीचा सम मूल्य दिखाना होता है, यानी शेयर की जो इश्यू प्राइस है उसको बहुत लोएस्ट रखना होता है, कम से कम रखना होता है। तो लोएस्ट सम प्राइस पे, इश्यू प्राइस पे वो प्रतिभूतियाँ निकालेगी। उसके बाद में अपनी आय को अधिकतम दिखाने की कोशिश करेगी, अपनी आय को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगी, जिसमें पब्लिक में उस कंपनी की इमेज डेवलप हो और अंशधारियों को ये लगे कि कंपनी अच्छा लाभांश दे सकती है, यानी हमें अच्छा बोनस मिल सकता है। तो लाभांश तब मिलेगा जब कंपनी की आय अच्छी होगी, तो आपको आय बतानी होगी। तीसरा, जो विनियोक्ता आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, उनका पैसा कितना सुरक्षित है, तो आपको उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी कि आपका जो पैसा है वो हमेशा सुरक्षित है, या हमने इसकी गारंटी ली है या हम गारंटी देते हैं। तो सुरक्षा का आपको वादा करना होगा। फिर निर्गमन का समय बताना होगा कि आपको निर्गमन जो है, एप्लीकेशन अमाउंट इतना है, अलॉटमेंट अमाउंट इतना है, फर्स्ट कॉल इतना है, फाइनल कॉल इतना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना होगा कि ये सारा पीरियड जो है 1 महीने में करना होगा, 2 महीने में करना होगा, जितना समय है, समय आपको निर्गमन का पूर्व में तय करना होगा। फिर आपको जो मैनेजमेंट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी ख्याति बतानी होगी कि हम इतने रेपुटेड हैं मार्केट में, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमारी गुडविल है, ये हमारा मार्केटिंग बोर्ड है। ये सारे आपके प्रबंधकों की ख्याति भी आपको स्पष्ट करनी होगी। और निर्गमन का आकार और प्रकार बताना होगा कि टोटल हम कितना पब्लिक इशू करने जा रहे हैं, उस और हमारा बजट क्या है, उस बजट को यूज़ कहाँ करेंगे, क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ पैसे को हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा बताना होगा। और जो कुछ भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, इसमें आपको टैक्स में कितनी रिबेट मिलेगी, कर में छूट वगैरह का क्या प्रावधान है, इसका भी आपको स्पष्ट उल्लेख करना होगा नई कंपनियों को जब निर्गमन करने के लिए मार्केट में आएगी। अब बात करें अपन विद्यमान कंपनियों की, जो पहले से इश्यू कर चुकी है या पहले से उनके इश्यू चल रहे हैं, दोबारा इश्यू करने के लिए निकले हैं। तो विद्यमान कंपनियों द्वारा निर्गमन की क्या पोजीशन है। तो विद्यमान कंपनियों को सबसे पहले लाभांश दर घोषित करनी होगी कि हमने पहले विगत वर्षों में ये लाभांश दिया था, अब इतना देना चाह रहे हैं, अब हम इतना दे सकते हैं, हमारी ये फाइनेंशियल कैपेसिटी है। तो लाभांश की घोषणा भी आपको स्पष्ट तौर पर करनी होगी। लाभांश भुगतान में नियमितता बरतनी होगी। नियमितता का मतलब होता है रेगुलरिटी,
ऐसा नहीं है आपने 1 वर्ष लाभांश दे दिया, फिर आपने 2 वर्ष किसी बहाने से लाभांश रोक दिया, फिर आप लाभांश देने में असमर्थता व्यक्त कर दी। तो लाभांश जो है वो रेगुलर होना चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। पूंजी प्राप्ति का अवसर, अगर मान लीजिए पैसा और चाहिए या पैसा किसी तरह से और लेना चाहते हैं तो उसका अवसर होना चाहिए, और किस प्रकार से आप उसको पैसा अवेलेबल करा सकते हैं, और विकल्पों की सुविधा, उसके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, सारे विकल्पों का उसके पास आपको स्पष्ट बताना होगा कि ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक निर्गमन में जब मार्केटिंग की जाती है तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है नवप्रवर्तन के लिए और दूसरी होती है विद्यमान कंपनियों के लिए। इसके आगे अपन बात करेंगे इसी कंसर्न में कि नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियाँ, कि कोई भी कंपनी नई प्रतिभूतियाँ जब जारी करने निकलती है तो किस प्रकार से नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है। कोई भी कंपनी जब पहली बार निर्गमन करने आएगी तो वो नया निर्गमन कहलाएगा, उसके लिए उसे न्यू इश्यू मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ जाएगी, वहाँ उसका शेयर लिस्टेड होगा और उसके बाद में प्रतिभूतियों का आदान प्रदान सेकंड टाइम से वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करेगी। नई प्रतिभूतियों के विक्रय की निम्न प्रक्रिया है। नई प्रतिभूतियाँ कोई भी कंपनी जब जारी करेगी तो निम्न प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है इसमें प्रविवरण। प्रविवरण कहते हैं प्रोस्पेक्टस को। तो प्रविवरण होता क्या है, बेसिकली ये आपको पहले बताया जा चुका है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। कोई भी कंपनी का जब निर्माण किया जाता है तो उसका पूरा के पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है, उसके माध्यम से कंपनी अपना प्रविवरण दिखाकर भी आम जनता से पैसा मांग सकती है। प्रविवरण के माध्यम से जनता से आमंत्रण किया जा सकता है अंशों के बारे में। हमने स्पष्ट समझाने की कोशिश की है कि जब कोई सार्वजनिक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद उसे व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी का प्रबंध करना पड़ता है। जब आपने समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपको कैपिटल की व्यवस्था करनी होती है। अतः अंशों द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता को निमंत्रण देना पड़ता है कि हमने इतने लाख शेयर, एक शेयर इतने रुपए का बेचने जा रहे हैं, जो कोई हमारी कंपनी में विश्वास रखता है हमारे शेयर खरीद सकता है। इस निमंत्रण के साथ कंपनी की संक्षिप्त जानकारी देनी होती है। जब आप इनवाइट करते हैं शेयर्स को, तो शेयर्स इनवाइट के साथ में आपको पूरी कंपनी की जानकारी देनी होती है। अब जानकारी वही दी जाती है जो आपने प्रविवरण में दी है, यानी प्रविवरण को उसके साथ लगा दिया जाता है। जैसे कंपनी का नाम क्या है, संचालकों के नाम क्या हैं, कौन कौन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उनके नाम, उनके पते, अंशों की जानकारी, कितने अंश जारी कर रहे हैं, न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान का मतलब है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, कि कोई भी शेयर में आप हमारे एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 शेयर लेने होंगे, कम से कम 50 शेयर लेने होंगे, कम से कम 100 लेने होंगे, या कोई कंपनी कहती है कम से कम 1 लेना होगा। तो न्यूनतम अभिदान आपको तय करना होगा। अंशों पर देय राशि तय करनी होगी। अंशों पर प्रीमियम का निर्णय लेना होगा कि हम प्रीमियम पे लेंगे या नहीं लेंगे, प्रीमियम पे लेंगे तो कितना लेंगे। कंपनी का पूंजी ढांचे के बारे में पूरा बताना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर बताना होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये बताया जाता है कि हमारी टोटल कैपिटल में से इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है, डिबेंचर कितना है, पेडअप कितनी है, प्रीपेड कितनी है। सारी कैपिटल का एक फॉर्मेट बना के कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचा बनाकर प्रविवरण में डालना होगा। आपके जो भी प्रवर्तक हैं उनके सारे नाम डालने होंगे। आप जिस कार्य के लिए पैसा ले रहे हैं उस पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी देनी होगी कि हम ये बनाने जा रहे हैं और ये हम प्रोडक्ट बनाएंगे और ये ऐसे बिकेगा। आपको स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखना होगा कि हमारी सारी खरीद बिक्री है जो फला फला स्टॉक एक्सचेंज से होगी। यदि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं उस स्टॉक एक्सचेंज का पूरा नाम पता आपको बताना होगा। निर्गमन की शर्तें बतानी होगी। आपके दलाल अभिगोपक कौन है उनके नाम पते बताने होंगे, संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसे प्रविवरण कहते हैं। ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध जब कराई जाती है जिसके माध्यम से नए शेयर जारी हो सकते हैं, तो ये प्रविवरण द्वारा नए अंशों का निर्गमन कहलाता है। अगला है विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल।
जब कोई कंपनी बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो उसे निर्गमन के लिए कुछ मध्यस्थों की सहायता से जनता को सीधे अंश बेचने के लिए प्रस्ताव करती है। इस प्रस्ताव में कुछ मध्यस्थ होते हैं, स्टॉक दलाल होते हैं, मर्चेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, निश्चित स्वीकृति होती है, समाप्त अंशों पर प्रतिभूतियों का विक्रय कर देती है। कुछ समय पश्चात ये प्रतिभूतियाँ जनता को पुनर्निर्गमित कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंपनियां बड़े पैमाने पर बेचनी होती है तो पहले मीडिएटर बीच में आते हैं। मीडिएटर सारी की सारी प्रतिभूतियां लमसम खरीद लेते हैं। ये या तो मध्यस्थ होते हैं या दलाल होते हैं, मर्चेंट होती है, बैंक भी हो सकती है। ये समस्त अंशों व प्रतिभूतियों का विक्रय कर लेती है। कुछ समय अपने पास रखने के बाद में प्रतिभूतियां फिर जनता को वापस पुनर्निर्गमित कर दी जाती है। जब वो देखते हैं कि अब इसकी रेट थोड़ी सी बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू शेयर की बड़ी है, तो खुद का लाभ निकाल के उसको बेच देते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जारी किए। किसी दलाल ने सभी शेयर 101 रुपये के हिसाब से कंपनी से खरीद लिए। अब वो दलाल अपने पास शेयर रखता है, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में उसके अंशों के भाव ऊपर नीचे आते हैं। जैसे ही भाव 103 रुपये आए, जैसे ही भाव 104 रुपये आए, उसने सारे के सारे शेयर मार्केट में बेच दिए, पब्लिक को बेच दिए। वो ऑफर फॉर सेल कहलाती है, यानी प्रस्ताव को यूं के यूं खरीद लिया गया और उस दलाल उसको प्रस्ताव को यूं के यूं आगे चलाता है। निर्गमन ग्रह ऐसे मामले में एजेंट की भूमिका निभाता है। अब जो निर्गमन ग्रह है, इश्यू हाउसेज जो है, वो आपके एजेंट की भूमिका निभाता है। तीसरा है निर्गमन का निजी स्थानन। निजी स्थानन का मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इश्यू। आपने जो इश्यू किया है उसका प्राइवेट प्लेसमेंट कराया जाता है। जब नई निर्गमन प्रतिभूतियों के लिए विक्रय की इस विधि के अंतर्गत निर्गमनकर्ता प्रतिभूतियों को कुछ चुने हुए निवेशकों सेलेक्ट कर दिए आपने, कुछ चुने हुए निवेशकों, निगमीय संस्थाओं, वित्तीय मध्यस्थों, निर्गमन ग्रहों, बैंकों आदि को विक्रय का प्रस्ताव देती है। इन्हीं को कह देते हैं भैया तुम ही खरीद लो। अब खरीदेगा कौन? कोई निवेशक हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई वित्तीय मध्यस्थ हो सकते हैं, कोई निर्गमन ग्रह हो सकता है, बैंक हो सकता है। ये पूरी की पूरी यूं के यूं प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं, लमसम अमाउंट उनको पेमेंट कर देते हैं। वह निर्गमन का निजी स्थानन कहलाता है। आई बात समझ में है? कोई भी कंपनी जब शेयर जारी करती है, सारे के सारे शेयर किसी संस्था को बेच दिए जाते हैं, सारे के सारे शेयर किसी बैंक को बेच दिए जाते हैं, सारे के सारे शेयर किसी वित्तीय मध्यस्थ को बेच दिए जाते हैं, तो वह निर्गमन का निजी स्थानन कहलाता है। वित्तीय मध्यस्थ पहले समस्त प्रतिभूतियों को स्वयं कर लेते हैं तथा बाद में उन्हें मूल्य पर अन्य निवेशकों को बेच देते हैं। भारत में निजी स्थानापन्न के अंतर्गत समतांशों, संचयी पूर्वाधिकार अंशों, परिवर्तनशील अंशों, पूर्वाधिकार पत्रों, बॉन्डों आदि का विक्रय किया जाता है। ये भारत में होता है और कोई भी प्राइवेटाइजेशन भी इसका किया जा सकता है। इसके बाद अगला है भारत में निजी स्थानन में कौन कौन संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के कार्य करती है। तो भारत में निजी स्थानन में म्यूचुअल फंड है, यूटीआई है, एलआईसी है, जीआईसी है, व्यापारिक बैंक है, प्रोविडेंट फंड है। ये सारी संस्थाएं हैं जो इसमें निजी में कार्य करती हैं। निजी स्थानन के लाभ बताए गए हैं। निर्गमन व्ययों में कमी आती है। ऐसा करने से अगर कंपनी ऐसा कर देती है, किसी एक ही कंपनी को दे दिया, एक ही बैंक को दे दिया, एक ही मध्यस्थ को दे दिया, तो कंपनी के जो निर्गमन के खर्चे होते हैं उससे कंपनी में कमी आती है, उन खर्चों का फ़ायदा होता है। कंपनी के समय की बचत हो जाती है, तुरंत पैसे मिल जाते हैं, कंपनी का समय बच गया। प्रविवरण निर्गमन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपनी को प्रविवरण बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो पहले बताया पिछले पेज में। न तो प्रविवरण बनाना है, न कुछ बातें, सीधा मध्यस्थ को जला दिया। इससे फाइनेंशियल लचीलापन यानी एलास्टिसिटी बनी रहती है। पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। पूंजी की गतिशीलता का मतलब है आपके पास पैसा जब आप चाहोगे तब उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। अंशों का सूचन नहीं होना। चूँकि आपने शेयर मार्केट में नहीं गए, तो आप प्राइमरी मार्केट में गए नहीं, तो आपके सूचन नहीं हुआ है, तो अंश का सूचन नहीं हुआ है, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। स्कंद विनिमय केंद्रों में क्रय विक्रय नहीं। इस प्रकार के क्रय विक्रय में शेयर मार्केट बीच में नहीं होता है, इसलिए आपके शेयर की मार्केट वैल्यू पता नहीं लगती है।
आपके शेयर को लिस्टेड नहीं होने के कारण उसका प्रतिदिन घटत बढ़त मूल्य नहीं आता है। प्रवर्तकों की पूंजी की स्वयं व्यवस्था करना होता है। जो प्रवर्तक होते हैं उनको स्वयं को उस पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इसके बाद अपन बात करेंगे अधिकार अंशों का निर्गमन। पूर्व में बताया गया है अधिकार अंश होते क्या हैं। जब कंपनी नए अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो नए अंशों का क्रय करने का सर्वप्रथम अधिकार विद्यमान समता अंशधारियों को देती है। जो पहले के आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं शेयर होल्डर्स को यदि आप शेयर बेचने का अधिकार देते हो तो वो अधिकार अंश कहलाता है। केवल वही व्यक्ति खरीदेंगे, यानी उन्हें ही खरीदने का सर्वप्रथम अधिकार होता है। सर्वप्रथम अधिकार विद्यमान समता अंशधारियों को देता है तो वह अधिकार अंश कहलाता है। कोई भी कंपनी प्रथम बार अंश आवंटन के 1 माह बाद या कंपनी के निर्माण के 2 वर्ष बाद जो भी पहले हो प्रार्थी पूंजी यानी आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है को बढ़ाना चाहती है तो अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। इस प्रकार से 4 तरीके बताए गए हैं। अब इन चारों के आधार पे आप अपने जितने भी सार्वजनिक निर्गमन है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। वापस एक बार फ्लैशबैक करके देखेंगे इसको। सार्वजनिक निर्गमन में पहले बताया है निर्गमन नई कंपनियां कैसे कर सकती है, विद्यमान कंपनियां कैसे कर सकती है। फिर विद्यमान की विधियां बताई। पहला था प्रविवरण द्वारा, दूसरा था विक्रय के लिए प्रस्ताव द्वारा, तीसरा था निजी स्थानन, निजी स्थानन के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए, और चौथा था अधिकार अंशों का निर्गमन। इस प्रकार आज के अध्याय में हम सार्वजनिक निर्गमन का विपणन ही देखेंगे। अगला अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।